नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेशन में मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक थर्ड चैप्टर है उसके सेकंड वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का देखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ या फिर हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है। तो जब भी हम मेटल को एयर में बर्न करेंगे, मतलब उसे जलाएंगे, तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है उसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है, बेस के जैसा ये बिहेव करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड हमारा है, अगर हम उसे वाटर में डिजोल्व कर दें, यानी वाटर से अगर वो रिएक्ट करके अल्कली का फॉर्मेशन करता है, तो अल्कली हम लोग जानते हैं कि वाटर सोलुबल जो बेस होते हैं वो अल्कली होते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में सोलुबल हो गया, तब यहाँ जो मेटल ऑक्साइड है वो करेगा क्या कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा, क्योंकि एल्कली वाटर अगर नहीं रहेगा तो वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि मेटल जो ऑक्साइड है, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड जो बना रहा है वो बेसिक नेचर का है, और जब वो उसे हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो वो जो मेटल ऑक्साइड जो कि एक्वस मेटल ऑक्साइड हो जाएगा वो हमारा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। अब रिएक्शन का जो रेट है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कौन सा मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उस मेटल के केमिकल रिएक्टिविटी पे, यानी कि वो जो मेटल है वो कितना रिएक्टिव है उसी पे डिपेंड करता है हमारा मेटल का रिएक्शन करने का रेट, मतलब वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। तो कुछ जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ अगर हम उस मेटल को हीट करेंगे तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जबकि कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग हम करते हैं तब वो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो कि डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि हीट करने पे, और कुछ बहुत ज़्यादा हीट करने पे। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके और बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और बेसिक ऑक्साइड जो है वो उसका नाम क्या है, तो सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि 4Na है, मतलब Na सोडियम सॉलिड हो गया। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे पोटेशियम भी एक ऐसा ही मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे ही, यानी उसे हीट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ भी बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इस बेसिक ऑक्साइड का नाम क्या है, तो पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O। तो इसका रिएक्शन अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा कि पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे K2O का फॉर्मेशन होता है। अब इसको जब बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो हमारा हो गया बैलेंस 2K प्लस O2 प्लस 2, उसके बाद एरो रहेगा 2K2O। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशन। अब अगर पोटेशियम और सोडियम मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस कारण से वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये जो है वो अगर इसे हम रख दिए ऐसे ही एयर में, अगर हम रख दिए पोटेशियम को या फिर सोडियम को, तो इसमें आग पकड़ लेता है। तो वास्तव में पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल जो है इसे हम लोग ऐसे ही नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आग पकड़ लेगा, तो आग पकड़ने के कारण ये ख़त्म हो सकता है। तो इस कारण से इसे हम केरोसिन ऑयल में इसे रखते हैं डुबो करके, ताकि ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करे, ना ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करे। तो इन सब से बचाने के लिए हम पोटेशियम और सोडियम मेटल को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। अब जो दूसरा मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो लिथियम है।
तो लिथियम को भी हम क्या करते हैं कि केरोसिन ऑयल में ही डुबो कर रखते हैं ताकि ये भी ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट ना करे। अब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो सभी एल्कली मेटल है, क्योंकि ये एल्कली मेटल का जो एक ग्रुप है मेटल का, जो कि एल्कली मेटल के ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, तो ये एल्कली मेटल है। तो बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ जो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में डिजॉल्व, कुछ वाटर में, बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, जबकि कुछ जो है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व होकर के वो अल्कली बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड अल्कली कैसे बनाया? तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो हमारा बेसिक नेचर का हो जाता है, तो बेसिक नेचर का हो गया। अब अगर उसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वैसे बेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो तो अल्कली फॉर्म करेंगे ही, तो यहाँ पे अल्कली हो गया। और अल्कली जब हो गया तो वो अगर हम रेड लिटमस पेपर से उसे ट्रीट करेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो दो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं और ये वाटर में डिजॉल्व होकर के अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को हम कह सकते हैं कि ये वाटर में डिजॉल्व होकर के अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड हमारा है, सोडियम ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड है, ये वाटर में डिजॉल्व हुआ और ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, उसका फॉर्मेशन किया। तो अल्कली कैसे? क्योंकि इसके बगल में एक्वस लिखा हुआ है, तो एक्वस है तो ये अल्कली हो गया, यानी वाटर का प्रेजेंस यहाँ है। अब उसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड भी K2O के साथ रिएक्ट करके और 2KOH बनाएगा। तो यहाँ भी ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक अल्कली हो गया क्योंकि वाटर में ये सोल्यूबल है। अब मैग्नीशियम मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये कैसे करेगा? तो जब हम इसे हीट करते हैं मैग्नीशियम को तो वो बर्न करता है और उसके बाद बर्न करने के बाद इंटेंस बहुत ज़्यादा अगर हम इसे हीट देंगे तो ये लाइट का फॉर्म करेगा और बेसिक ऑक्साइड बनाएगा जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं, तब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हम लोगों ने मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा था पहले भी कि कैसे उसके ऊपर से पहले हम लोग क्या करते हैं कि रब करके और उसके ऊपर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसे हटा करके और फिर उसे हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो वो एक ऐश का फॉर्मेशन करता है, मतलब राख बच जाता है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एक बेस है और वाटर सोल्यूबल बेस है, तो ये हमारा अल्कली हो गया। तो अल्कली हो गया तो इस कारण ये करेगा क्या कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का तो हम लोगों ने जाना था, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे रहा है, तो इस कारण से इसका नेचर जो है वो बेसिक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम मेटल जो है वो एयर में बर्न होता है जब हम उसे हीट करते हैं तब। तो एल्युमिनियम मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। अब एम्पोथेरिक ऑक्साइड आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो चूंकि जो रिएक्शन है एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ वो बहुत धीरे होता है, अगर हम मैग्नीशियम के कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो चूंकि जो मेटल ऑक्साइड है वो उनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, उनको हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो भी एक तरीके का एम्पोथेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिडिक के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। तो एल्युमिनियम मेटल, जिंक मेटल, ये दोनों एम्पोथेरिक ऑक्साइड हो गए, मतलब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड बनाएंगे और ये इनका ड्यूल नेचर होता है, मतलब कैसा नेचर? तो ये बोथ एसिड और बेस दोनों के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं और ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो कैसे? आगे हम लोग देखते हैं कि अगर एल्युमिनियम को हम रिएक्ट करवाएं किससे? एसिड से। तो एसिड से जब रिएक्ट कराएंगे तो एल्युमिनियम एसिड से रिएक्ट करे या फिर बेस से रिएक्ट करे, ये क्या करेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और वाटर यहाँ से रिलीज होगा। तो हुआ क्या यहाँ पे
कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे एसिड, यानी कि एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, मतलब कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेस। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट किया है। और अगर एल्युमिनियम को हम बेस से रिएक्ट कराएं, यानी यहाँ भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट यानी यहाँ भी सॉल्ट बना रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो दोनों जगह न्यूट्रलाइजेशन मतलब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक जगह जो एल्युमिनियम हमारा है वो बेसिक फॉर्म कर रहा है, मतलब बेसिक बिहेव कर रहा है जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा, और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा बेस से रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इसी तरीके से हमारा जिंक भी है, वो भी एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड हम लोग जान गए कि जिसका ड्यूल नेचर होता है। तो यहाँ पे जिंक है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये भी एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। तो जब जिंक को हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर जिंक को हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो ये होगा क्या कि सॉल्ट यानी जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज। तो यहाँ जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक हमारा क्या हो गया, तो जिंक हमारा हो गया बेस जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा, और जब हम इसे बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है वो एसिड है। तो देख सकते हैं इसका ड्यूल नेचर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को कि कैसे वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। अब आते हैं आयरन मेटल। तो आयरन मेटल हमारा जो है वो जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं फिर भी वो बर्न नहीं होता है एयर में। आयरन ऑक्सीजन के साथ तब रिएक्ट करता है जब ये आयरन Fe2 या फिर Fe3 के फॉर्म में रहता है और उसके बाद Fe2 या Fe3 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक से लेस रिएक्टिव हो गया। लेकिन अगर आयरन मेटल को हम बर्न करेंगे एयर में तो ये नहीं जलेगा, लेकिन आयरन फीलिंग्स को अगर रिएक्ट कराते हैं, मतलब आयरन का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, तो वो वाइगोरसली मतलब बहुत तेजी से वो रिएक्ट करेगा और एक बर्नर मतलब एक फ्लेम की तरह, स्प्रिंकल फ्लेम की तरह वहां से निकलेगा। अगर कॉपर मेटल जो है वो तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद भी एयर में बर्न नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा बहुत देर तक अगर हम हीट करते रहे कॉपर को तो वो ब्लैक सब्सटेंस यानी कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है। तो चूंकि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव हो गया हमारा आयरन के कंपैरिजन में। अब रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ तो हम ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ हम लोगों ने देखा, अब रिएक्शन देखेंगे मेटल का वाटर के साथ कि वाटर के साथ हमारा जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो हर एक जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है मतलब कैसे वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा ये डिपेंड करता है उसके केमिकल रिएक्टिविटी पे कि हमारा जो मेटल है वो कितना केमिकल रिएक्टिव है। तो कुछ मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जबकि कुछ जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ जो है वो किसी के साथ नहीं कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन अब यहाँ पे कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर दोनों हो सकता है, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं हम मेटल को, यानी कि जो हमारा गैसियस फॉर्म है वाटर का, अगर उससे हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो दो हमारा जो मेटल था जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, पोटेशियम और सोडियम, वो कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करता है अगर पोटेशियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो देख सकते हैं पोटेशियम का K है वो H2O से जब रिएक्ट कर रहा है तो 2KOH मतलब KOH बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और यहाँ पे हीट भी रिलीज
हो रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे हीट आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से सोडियम भी रिएक्ट करके यहाँ भी हीट प्रोड्यूस करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से सोडियम का रिएक्शन कराना है हमें वाटर में, तो एक फिल्टर पेपर से सबसे पहले हम सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और फिल्टर पेपर से उसको सूखा कर देंगे, मतलब साफ करके बिल्कुल सुखा देंगे। और उसके बाद सोडियम मेटल को हम एक वाटर फिल्ड ग्लास ट्रफ में उसमें डाल देंगे और उसके बाद देखेंगे कि वाटर जो है वो हिस हिस साउंड के साथ वो मूव करना शुरू कर दिया है। तो और उसके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोजन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सप्लोजन। तो चूंकि जो सोडियम मेटल है वो फायर कैच कर लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है, तो इस कारण सोडियम मेटल जो है वो वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट रिलीज होने के कारण इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा उस हीट के कारण। और यहाँ पे पॉप पॉप साउंड हम लोग जानते हैं, तो वही पॉप पॉप साउंड जब ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होगा तो वही थोड़ा एक्सप्लोजन होगा। और कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन कैल्शियम जो है Ca+2H2O CaOH2 बनाया और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुआ, लेकिन कैल्शियम के पास इतना हीट नहीं होता है, सफिशिएंट हीट, कि वो हाइड्रोजन को जला पाए। तो इस कारण जो हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हुआ कैल्शियम में, वो करेगा क्या कि कैल्शियम जो है उसके चारों तरफ उसको घेर लेगा और घेरने के बाद जो कैल्शियम मेटल का जो पीस है वो हाइड्रोजन बबल के कारण वाटर के सरफेस पे वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ वो लेस वायलेंट हुआ, किससे? तो सोडियम और हमारे पोटेशियम से। मैग्नीशियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ भी मैग्नीशियम में मेटल जो है उसे अगर हम वाटर में डालते हैं, किसमें? तो हॉट वाटर में, तो ये भी वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ भी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है वो यहाँ पे इतना हीट नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना तो इतना हीट उसके पास नहीं है, हीट यहाँ पे उतना रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा जो हाइड्रोजन है वो जल पाए। तो वो उस मैग्नीशियम मेटल को क्या करेगा? चारों तरफ से घेर लेगा और उसके कारण वो वाटर में फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ मैग्नीशियम जो हुआ वो कैल्शियम से भी लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब? तो ये जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस दोनों केस में इवॉल्व होगा। तो मेटल अगर हम देखें, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ। ये बस स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो एल्यूमिनियम को देख सकते हैं, एल्यूमिनियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी H2O ही होगा, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुआ। उसी तरीके से जिंक भी जो है वो रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां भी रिलीज होगा। अब आयरन का जो रेड हॉट आयरन होता है, बिल्कुल गर्म आयरन, वही रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और आयरन 2 या फिर आयरन 3 ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से, तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 बर्नर हमें दिख रहा है और एक यहाँ पे एक ट्यूब है, उसमें पीछे ग्लास उल सोक्ड वाटर, मतलब वाटर सोक किए हुए ग्लास उल है, और इसके आगे हम मेटल सैंपल को ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि ग्लास उल जो वाटर सोक किए हुए हैं उसको हीट करेंगे और मेटल सैंपल को भी हीट करेंगे। तो जब हीट होगा, ये जो वाटर सोक्ड है वो हीट होने के बाद स्टीम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और स्टीम में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमारा जो मेटल सैंपल है उसे भी तो हम हीट कर रहे हैं। तो हीट होने के बाद ये होगा क्या कि ये रिएक्ट किया, क्योंकि स्टीम भी है और मेटल भी हीट है, रिएक्ट करके यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस जो डिलीवरी ट्यूब है उससे आगे जाएगा और एक ट्रफ में वाटर फील्ड किया हुआ है और एक इन्वर्टेड ग्लास जार है, उसमें ऊपर जा करके डिपॉजिट मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैस होगा वहाँ पे अगर हम फ्लेम ले जाएंगे तो ये पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ हमें पता चल गया कि इस जो इन्वर्टेड बीकर है उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस ही है।
तो जैसे मेटल अगर हम देखें, जैसे लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और ये गोल्ड हो गया, ये ना ही वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही स्टीम से। तो अब हम मेटल को देखेंगे कि किस तरीके से मेटल जो है वो हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस करते हैं। तो वाटर जो है वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होकर के हमें क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन। तो जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके और अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है उसका रिडक्शन हो जाता है वाटर के साथ और वो हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। और यहाँ पे हुआ क्या कि तब हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो जो अनरिएक्टिव मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं यहाँ पे, मतलब इस रिएक्शन में वाटर के साथ रिएक्ट करके वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होता है हाइड्रोजन आयन में वाटर के थ्रू, और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत अनरिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर हो गया वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है वाटर में। अब वैसे केवल वैसे मेटल जो कि हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे जब हम वाटर से उसको रिएक्ट कराएंगे, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखें तो वो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे और जो भी हाइड्रोजन से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अब रिएक्शन हम देखेंगे मेटल का डाइल्यूट एसिड से। तो मेटल जो है वो यूजुअली करते क्या है कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं जब डाइल्यूट एसिड से वो रिएक्ट करते हैं। तो केवल लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते हैं जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो कुछ मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख सकते हैं अब आगे कि कौन से वैसे मेटल हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम जो है वो भी तेजी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब एल्युमिनियम जो है अगर इसे हम रिएक्ट कराएंगे किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो शुरू में ये बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है और जब वो जो पूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो उस एसिड में जाकर के डिजॉल्व हो जाता है, तब हमारा जो एल्युमिनियम है वो बहुत तेजी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। यानी पहले वो रिएक्ट तेजी से नहीं करता है, बाद में वो तेजी से रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो एल्युमिनियम है वो हमारा मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है क्योंकि शुरू में वो तेजी से रिएक्ट नहीं किया था। अब जिंक जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जिंक अगर रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो यहाँ जो जिंक है वो एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव है। और आयरन जो है वो बहुत ही स्लोली कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके आयरन 2 क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आयरन जो है वो जिंक से भी लेस रिएक्टिव मेटल है। अब कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं है और ना ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि कॉपर जो है वो आयरन से भी लेस रिएक्टिव है क्योंकि कोई रिएक्शन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे जिसमें रिलेटिव रिएक्टिविटी देखेंगे कुछ मेटल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो करना क्या है कि अलग अलग मतलब हमें स्मॉल पीस लेना है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर मेटल का और उसको पहले उसके ऊपर से जो ऑक्साइड का जो लेयर है उसे सैंड पेपर से रब करके हटा देंगे और इन मेटल पीसेज को हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और सब टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml के करीब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन मतलब किसमें कितने तेजी से हो रहा है। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम जो है मतलब यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए लिए थे उसमें मैग्नीशियम जो है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। हमारा जो कॉपर है वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब सिल्वर और गोल्ड जो मेटल है वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं डाइल्यूट एसिड में। तो जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव होते हैं यानी कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लूज कर जाते हैं और इजीली वहां पे हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हुआ और डाइल्यूट एसिड जो है हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। तो कौन जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे यानी मोर रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, और वैसे जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे मतलब वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो वैसे मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया जो कि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करते हैं जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये मेटल सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो देख सकते हैं सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हुआ। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हुआ। उसके बाद फेरस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके आयरन 2 सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा यानी यहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तब हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा रिएक्शन में जब मतलब क्योंकि यहाँ नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या होता है कि जब भी रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी मेटल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसके साथ वो क्या कर देगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा वो वाटर का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होने का नाम ही नहीं है क्योंकि जो भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसे नाइट्रिक एसिड जो है वो वाटर में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कभी कभी मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल से रिएक्ट करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वेशन मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्सीड जो एसिड जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मतलब उनके पास कम ऑक्सीजन होता है तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन उतना दे नहीं पाएंगे। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन उतना दे नहीं पाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको वाटर में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। उसी तरीके से मैग्नीज भी जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हम जानते हैं एक नया सब्सटेंस जो कि एक्वा रिजिया है, आपके लिए नया होगा। तो एक्वा रिजिया जो है वो बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसमें 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो ये एक्वा रिजिया होता क्या है और क्यों होता है? तो ये जो रेशियो है कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का और कंसंट्रेटेड HCl का एक्वा रिजिया में वो 1:3 होता है यानी 1 पार्ट हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक्वा रिजिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा कोरोजन होता है मतलब किसी चीज़ को भी ये खा जाता है, कोई भी मेटल है। और एक्वा रिजिया हर एक मेटल को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। जैसे एक्वा रिजिया जो है वो गोल्ड जो है वो बहुत मतलब बिल्कुल समझिए लेस रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव उसको हम लोग कह सकते हैं। उससे भी ये क्या करता है कि अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। प्लेटिनम मेटल है उसे भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आगे जो भी चीज़ है उसे हम जानेंगे। एक्वा रिजिया का यूज कहाँ किया जाता है? तो सोना आप लोग डिजॉनेस्ट गोल्ड स्मिथ के बारे में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्वा रिजिया का क्या यूज वो लोग करते हैं। जो डिजॉनेस्ट गोल्ड स्मिथ होते हैं कैसे वो सोने को चुरा लेते हैं या फिर चांदी को चुरा लेते हैं एक्वा रिजिया में उसे डिजॉल्व करके और बोलते हैं कि हम उसे साफ कर रहे हैं। तो अब आगे
का जो भी जो टॉपिक है, जैसे कि द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।